हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम कवर करेंगे ईपीएफ फॉर रैपिड रिवीजन सीरीज में हिस्ट्री लेक्चर 5th एंड टॉपिक होगा आज का हमारा इंपॉर्टेंट कमीशन एंड एक्ट। एंड कौन कौन से कमीशन हम कवर करेंगे, देखो जी, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन पास करे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको हम अच्छे से समझेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे प्रेस से रिलेटेड जितने एक्ट थे और लास्ट में हम कवर करेंगे सिविल सर्विस कमीशन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, एजुकेशन कमीशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में एजुकेशन के रिगार्डिंग डेवलपमेंट करना कब स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में अच्छे से समझा 1773 का जो एक्ट था। अब यहाँ पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि जाओ अब तुम इंडिया में जाकर राज करो, ठीक है। अब ट्रेड तो ये कर ही रहे थे, अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर स्थापित करने के लिए भी इनको परमिशन मिल गई, ठीक है जी। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं यहाँ पर बी ही लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। समटाइम्स मैं यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते 1757 लिख देता हूँ गलती से, तो चलिए यहाँ पर 1857 रिवोल्ट हुआ था ना, उसी के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास सत्ता गई थी, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर चुकी है, तो इनको इंडिया की बेसिक नीड और इंडिया के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इंडिया की बेसिक नीड क्या है या किसी भी कंट्री की बेसिक नीड क्या है, एजुकेशन बेसिक नीड में आता है, ठीक है। तो एजुकेशन तो इंडिया में इनको देनी ही थी, ठीक है। अब स्टार्टिंग में दिक्कत कहाँ आ रही थी कि ब्रिटेन चल रहा था अपने हिसाब से, इंडिया के जो लोग हैं वो चल रहे थे अपने हिसाब से, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इंडिया में रूल कर रहा था मुगल, ठीक है। अब मुगल्स के अपने लॉ थे, ठीक है जी, और यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी में है हिंदू, ठीक है, और जो हम हिंदूज़ हैं वो अपने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ पर चैलेंज क्या था, सबसे पहले तो जो मुस्लिम लॉ हैं, ठीक है, इनको जानना। अब मुस्लिम लॉ सारे के सारे लिखे हुए हैं पारसी में, ठीक है जी। हिंदू लॉ लिखे हुए हैं सारे के सारे संस्कृत में, ठीक है। पहले संस्कृत को और पारसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, देन इनके जो लॉ हैं और जो फिलोसफी हैं उनको चेंज करना इंग्लिश में, ठीक है जी। यहाँ आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है कि स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर कवर करना है कि इंडिया में किस तरह से लॉ चलते हैं, और ये जो लॉ हैं बेसिकली मुस्लिम लॉ या फिर हिंदू लॉ, इनका बेसिकली कंसेप्ट क्या है। इनको समझने के लिए इनको समझना पड़ेगी इनकी बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा 1781 में कैलकाटा में मदरसा खोला गया, ठीक है। अब ये किसके द्वारा खोला गया था, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है जी। और क्यों खोला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, जितनी भी मुस्लिम लॉ या फिलोसफी है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इस मदरसा को ओपन करा गया था, ठीक है जी। देन यहाँ पर हिंदू फिलोसफी और हिंदू लॉ को अच्छे से जानने के लिए 1791 में कॉर्नवालिस के समय में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज खोला, कहाँ पर, बनारस में, ठीक है जी। और एम क्या था, स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि इंडिया में पहले एजुकेशन जो चल रहा था उसको चेंज करना है या वो एजुकेशन बेकार है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो एजुकेशन जो लेकर आ रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन वो अच्छा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वो अच्छा था। पहले के ज़माने में एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ हम लोग सीखते थे, ठीक है, और काफ़ी कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। एजुकेशन सिस्टम तो पहले भी यहाँ पर चल रहा था, गुरुकुल में, मदरसास में। अब वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स का था वो बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है। अब ये कितना अच्छा था कितना बुरा था ये हम बाद में समझेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए ये बड़ा चैलेंज था, ठीक है। हम ब्रिटिशर्स यहाँ पर धीरे धीरे चाहते हैं कि इंडिया की जो मेन स्ट्रीम है, अब सभी की सभी इंडियंस को तो एकदम से एजुकेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो धीरे धीरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को लेकर आना, ठीक है, और जो मेन स्ट्रीम है या ऐसे समझो जो शहर में लोग रहते हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, देन उनको कहना कि आप कुछ लोगों को एजुकेशन दो, फिर वो एजुकेशन देंगे, फिर वो एजुकेशन देंगे, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा इंडिया एजुकेटेड हो जाएगा। अब इस सोच से तो ये चल रहे थे। अब ये सोच क्या थी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ऐसे समझ रहे हैं कि मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पर समझिए, ठीक है। अब 1791 में संस्कृत कॉलेज खोला गया और मदरसा खोला गया था 1781 में, ठीक है जी। अब विलियम्स कॉलेज ओपन करा गया था, यहाँ पर जो ऐसे समझ लो सिविल सर्वेंट होते थे उनको ट्रेन किया जाता था, ठीक है। और आपको पता ही है सिविल सर्वेंट को आज की डेट में कहाँ पे
ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है और वो आप सबका ड्रीम भी होगा, ठीक है, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। चलिए अब देखिए, विलियम कॉलेज जो था, बेसिकली विलियम फोर्ट जो कैलकाटा में था, वेलेस्ली ने वो ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट के लिए एक तरह से कॉलेज बना दिया, ठीक है, लेकिन उसको बाद में 2 साल के बाद ही उसको बंद कर दिया गया और ये कॉलेज लंदन में ही शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब ये कॉलेज क्या था ये हम सिविल सर्विस कमीशन में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो, हम इसको कवर करेंगे बाद में सिविल सर्विस कमीशन में, ठीक है। अब देखिए, कैलकाटा मदरसा और जो संस्कृत कॉलेज है, मेनली एम क्या थे कि इंडिया की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लॉ हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा फर्स्टली एफर्ट्स कब करे गए थे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर हम समझे कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिशर्स ने फर्स्टली एफर्ट कब करे, 1813 के एक्ट में, ठीक है। अब ये जितने भी एक्ट है ना आपके 1773 का एक्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यहाँ से लेकर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ तक हम नेक्स्ट सेशन में काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाए या हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाए, आएगा तो है ही हमारे एग्जाम में, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इन एक्ट से, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो चलिए अभी के लिए देखिए, चार्टर एक्ट 1813 में एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पर एक तरह से बिगिनिंग हो चुकी थी, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सेक्टर के लिए 1 लाख रुपीज़ का ग्रांट रखा, ठीक है, कि इंडिया में हम चलो एजुकेशन की डेवलपमेंट करते हैं और 1 लाख रुपीज़ का एक तरह से ग्रांट रखते हैं, लेकिन ये भी पास हुआ 1823 में, ये ईयर में मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, 1823 में, ठीक है। मतलब 10 साल लग गए जो 1 लाख का ग्रांट आया था एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए उसको पास होने में, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब देखिए, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 में, आपको पता है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी बेसिकली अलाउ कर दिया था कि जाइए इंडिया में जाकर आप धर्म का प्रचार कीजिए। अब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे ना, ये चाहते थे कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन हो जाए टोटली, ठीक है, मतलब जितने भी इंडियन हैं वो मॉडर्न एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ वर्क करें, साइंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, और जो इंडिया में एजुकेशन मिल रही है उसको ये भूल जाएं, ठीक है। ये यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज भी चाहते थे, और इसको लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, या जितने भी ब्रिटेन के लोग थे, उनकी विचारधारा में हमें डिवीज़न देखने को मिला, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन हमें देखने को मिली, और 2 कंडीशन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट, ठीक है जी। अब ये ओरिएंटलिस्ट क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा, और एक कंडीशन हम यहाँ लिख देते हैं एंग्लिस्ट, ठीक है जी। अब ये जो एंग्लिस्ट हैं और ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्हीं में ही 2 विचारधारा हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश लोग हैं जो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा रखते हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो लोग हैं इनको हम रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे हम मॉडर्न एजुकेशन ही, पढ़ाएंगे हम साइंस ही, लेकिन पढ़ाएंगे हम किस में, रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है जी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो इंडिया का जो वे है या ट्रेडिशनल स्टडी है उसी को ही रहने देते हैं, ठीक है, मतलब जिस लैंग्वेज में इंडियंस बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं उसी में हम उनको पढ़ाते हैं मॉडर्न एजुकेशन, ये कहना था ओरिएंटलिस्ट का, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो एंग्लिस्ट थे उनका साथ था, यहाँ पर एंग्लिस्ट का कौन साथ दे रहे थे यहाँ पर, क्रिश्चियन मिशनरीज। ये चाह रहे थे कि इंडिया के जो लोग हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए प्रॉपर इंग्लिश में, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर सारा का सारा जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में हो, ये कहना किसका था, एंग्लिस्ट का, और यहाँ पर एंग्लिस्ट की विचारधारा जीत गई थी, ठीक है जी। मतलब जो इंग्लिश विचारधारा है इसी के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स चले हैं, ओरिएंटलिस्ट की विचारधारा के अकॉर्डिंगली नहीं चले। अब ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। अब देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में एक कंडीशन हमें और भी समझनी होगी, 3 संस्कृत कॉलेज और खोले गए, कैलकाटा, दिल्ली एंड आगरा, ठीक है जी, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और इंडिया को एनकरेज करा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो साइंस की नॉलेज को ग्रैब करें, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेन स्ट्रीम जो अमीर लोग हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन देने की बात करी जा रही थी स्टार्टिंग में, देन वो उनको कहा जाएगा कि आप बाकी लोगों को पढ़ाइए, फिर वो जो पढ़ जाएंगे फिर वो बाकी लोगों को पढ़ाए। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को
लेकर आ रहे हैं। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है, अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझे, आप चाय पीते हो, आप में से बहुत सारे लोग चाय बनाते भी होंगे, मैंने भी बनाई है, वो जो हम यूज़ करते हैं ना पत्ती को छानने के लिए, छन्नी। ठीक है, तो एक तरह से वैसे समझ सकते हो कि ये मान लो कि सबसे पहले इनको पढ़ा दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, ये बाद में चलकर बाकियों को पढ़ाएंगे, फिर बाद में चलकर ये जो पढ़ गए ये इनको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू हम इंडिया को क्या कर देंगे, एजुकेट कर देंगे। ठीक है, अब 1835 का लॉर्ड मैकिनले मिनट, या फिर इसको या मिनट ही लिख लो आप, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं वो बेसिकली उनको हम यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, मतलब जैसे यूरोप के लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, वैसे ही हम उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये भी एंग्लिस्ट के ही फेवर में थे। ठीक है जी, और ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो सिस्टम इंडियंस को मिले वो इंग्लिश मीडियम में ही मिले। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी थे, अगर मैंने आपको प्रीवियस सेशन में नहीं बताया हो, वैसे बताया था मैंने आपको, फर्स्ट लॉ ऑफिसर लॉर्ड मैकिनले ही थे। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा कि इंडियंस को बेसिकली हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और इनके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, ये बेसिकली आपको याद रखने पड़ेंगे, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश एंड टेस्ट इन ओपिनियन। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो जैसे आज की डेट में हम लोग है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं। ठीक है, लाइक एज आपने भी ग्रेजुएशन में या मान लो कॉमर्स किया होगा, या फिर मेडिकल फील्ड से होगा, या फिर बीटेक की होगी, बीएससी की होगी। ठीक है, कुछ भी आपने किया हो, लॉ फील्ड से अगर आपने स्टडी की होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मेनली एम क्या होता है, जब भी हम कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो प्रॉपर हमसे इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम इंडियन ऑब्वियसली ब्लड में है ना, ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडियन ही हैं, लेकिन जो हमारा टेस्ट है, हमारा ओपिनियन है, हमारे जो मोराल्स हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल, मतलब जो पहनने रहने और दिमाग का सोचने का जो वे है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो अब ब्रिटिशर्स हो चुका है, मतलब ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हो चुका है। ठीक है, मतलब आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, और उस समय भी ब्रिटिशर्स यही चाहते थे। ठीक है, आज अगर आप समझो कि जो पहले के इंडियंस थे, जो उस समय के इंडियंस थे, वो नॉर्मली क्या पहनना पसंद करते थे, धोती। ठीक है, और आपने नॉर्थ में एक वर्ड सुना होगा गमछा। ठीक है, वो बेसिकली पहनते थे। लेकिन अगर आज की डेट में कोई गमछा पहन ले और धोती पहन ले, हम उसको क्या कहते हैं, देहाती। ठीक है, वो एक तरह से पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उस समय हम इंडियंस बेसिकली ऐसे ही रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारी सोच को बदला। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे ब्लड को तो चेंज नहीं कर सकते थे, हमारे कलर को तो चेंज नहीं कर सकते थे, हम ब्राउन हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, गोरे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी सोच, हमारी जो इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारा जो टेस्ट है, उसको बदल दिया। ठीक है, और इस बात पे कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये कौन चाहते थे, लॉर्ड मैकिनले। ठीक है जी, धीरे धीरे ये हुआ भी। चलिए इसके ऊपर नहीं आएंगे, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कमीशन आए थे। अब वुड डिस्पैच से पहले जो 1854 में आया था, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए समझना, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एक पर्सन थे जेम्स थॉमसन, इनके रिगार्डिंग डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर दे रहे हो ईपीएफओ के। ठीक है, अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज की है हमारी, तो वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है जेम्स थॉमसन के रिगार्डिंग। ठीक है, ईपीएफओ का। ठीक है, नहीं तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करवाया हुआ है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन डिस्कस करवाया था समझिए यहाँ पर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऐसे समझ लो जो यूपी वाला एरिया है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ये ना समझ लेना कि जो पंजाब और पाकिस्तान वाला एरिया, नहीं, वो अलग है, ये इधर से समझो आप। ठीक है, जो हमारा यूपी वाला नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ के ये क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1843 से लेकर 1853 तक। ठीक है जी, अब इन्होंने 10 सालों में क्या किया, इन्होंने एक स्कीम लेकर आए। ठीक है, और ये स्कीम क्या थी कि विलेजेस में एजुकेशन देना वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। ठीक है जी, अब ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्यों बेसिकली एजुकेशन देना चाहते थे, क्या रीज़न थे। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत समझदार थे। ठीक है, ये तो हमें डेफिनेटली समझ में आ ही रहा है, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितने भी लॉ हैं या फिर मेजरमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं इंडियंस को, ठीक है, तो इंडियंस को तो बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड होगी जो उनकी लैंग्वेज है। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज पर ही वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगे, जो भी बेसिकली रीजनल लैंग्वेज है। और यहाँ पर अगर हम उनकी अपॉइंटमेंट चाहते हैं
ठीक है, तो हमें उन्हीं लैंग्वेज पर ही वर्क करना होगा। तो जेम्स थॉमसन ने इन्हीं लैंग्वेज पर वर्क करा और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। 1847 में एक कॉलेज खुला था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसको आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं, IIT रुड़की। ठीक है जी, इसका पहले नाम क्या होता था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के थे, नॉर्थ वेस्टर्न, 1843 से लेकर 1853। और इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर बेसिकली एक स्कीम लेकर आए थे और विलेजेस के जो लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है जी, चलिए हम वापस आते हैं, वुड डिस्पैच को हम अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, वुड डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है जी, और ये आया था 1854 में। अब ये वुड्स कौन थे, इनका कंप्लीट नाम था चार्ल्स वुड। ठीक है जी, और ये थे कौन, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के चेयरमैन थे। अब आपको पता ही होगा पिट्स जो एक्ट आया था 1784 में, बिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको 2 डिपार्टमेंट बनाने के लिए गए थे। एक था BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो बेसिकली संभालेगा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो संभालेगा ट्रेड। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के चेयरमैन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन। ठीक है जी, चार्ल्स वुड। और कब से कब तक थे, 1852 से लेकर 1855। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या कहा कि जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो कम्प्लीटली फेल है। ऐसा हुआ ही नहीं कि आपने एक मेन स्ट्रीम को पकड़ा और इनको एजुकेशन प्रोवाइड दी और इन्होंने बाद में चलकर बाकी इंडियंस को एजुकेशन दे दी, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इन्होंने देखा कि जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी वो बिल्कुल फेल हो गई और इन्होंने कहा कि हमें इंडिया में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म किया और डेट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, या फिर ऐसे समझो इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है आपसे। तो ये एक रिपोर्ट थी, फर्स्ट टाइम ये पास हुई थी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, डेट्स वाई इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है जी, मतलब फर्स्ट रिपोर्ट पास हुई थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वुड डिस्पैच में क्या क्या चेंजेस हुए, सभी को शिक्षा देना इनकी प्राथमिकता थी। ठीक है, कि सभी को शिक्षा मिले। ठीक है जी, और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द मासेस, मतलब सभी को शिक्षा देना। एंड जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो फेल हो चुकी है। ठीक है जी, ये इन्होंने कहा। एंड साथ साथ इन्होंने कहा कि जो प्रोविंस है, मतलब जो प्रोविंसेस थे, यहाँ पर पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन करे जाए, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है जी, अब पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे तो डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन अच्छे से वर्क कर पाएगी। ठीक है जी, एंड साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल समझ लो कि 4 to 5th क्लास तक वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही बेसिकली बच्चों को पढ़ाया जाए प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है जी, प्राइमरी के बाद हायर स्कूल आ जाता है, ऐसे समझ लो 6 के बाद। और यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज़ करी एंग्लो इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, एंग्लो इंडियन लैंग्वेज। और ये एंग्लो इंडियन लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे पूरा का पूरा वुड डिस्पैच, तो यहाँ पर एक कंडीशन और भी लिखी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर एंग्लो इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो है बेसिकली जो हमारी ऐसे समझ लो जो बिल्कुल 4th क्लास तक है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही उसमें पढ़ाया जाएगा, ये वुड डिस्पैच में लिखा हुआ था। और सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सभी को एजुकेशन देना है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वुड डिस्पैच 1854 में आया। अब यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ था कि एटलीस्ट 3 प्रोविंस में तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और 3 साल के अंदर अंदर 3 यूनिवर्सिटी बन भी गई थी। मद्रास में यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। ठीक है जी, कैलकाटा में यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और बॉम्बे में 1857 में, और ये टेन्योर चल रहा था डलहौजी का। ठीक है जी, और यहाँ पर बात करी गई थी टीचर की ट्रेनिंग की, नॉर्मल स्कूल्स खोले जाएं जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड हो और एक तरह से सेकुलर एजुकेशन हो। सेकुलर एजुकेशन की बात अगर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी जा रही है, ना ही हिंदू
से रिलेटेड एजुकेशन, ना ही मुस्लिम से रिलेटेड एजुकेशन। यहाँ पर एक तरह से बात करी जा रही है मॉडर्न एजुकेशन की, साइंस ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ग्रांट दी जाएगी, अगर कोई भी स्कूल ओपन करना चाहता है तो उसको ग्रांट दी जाएगी, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर बात करेगी थी वुमेन्स एजुकेशन की, और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, ठीक है जी। अभी तक इतना बड़ा रिफॉर्म आया नहीं था, डेट्स वाई इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है जी। और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट रिपोर्ट थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुई थी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैग्ना कार्टा क्या है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट हंटर कमीशन, ठीक है जी। हंटर कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्रोनोलॉजी में समझें, ये जितने भी कमीशन आए हैं और इन कमीशन में जो जो चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, मर्ज करके क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कैसे क्वेश्चन आता है। अब हंटर कमीशन आया था 1882 1883 में, ठीक है जी। और इस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन, और आपको पता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब इसका भी यहाँ पर यूज़ होगा इस कमीशन में, मैं आपको बताऊंगा। देखिए हंटर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी, 1835 में इन्होंने कहा कि ठीक है, जो मैकॉनले के द्वारा आया था उसमें आपने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन देना है, मॉडर्न स्टडी करवानी है इंडियंस को, कोई दिक्कत नहीं है। 1854 में जो वुड डिस्पैच था उसमें यहाँ पर हमने देखा कि मास एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। अब हंटर कमीशन क्या कह रहा था यहाँ पर कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ये तो वर्नाकुलर में होनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी एजुकेशन आपको समझ में आ गया कि वर्नाकुलर में होगी, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, एक है लिटरेरी और एक है वोकेशनल, ठीक है जी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। ये आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पर एजुकेशन 2 डिवीज़न में दिया जाएगा, लिटरेरी एंड वोकेशनल, ठीक है जी। अब इसका मेनली एम क्या था कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली इस फील्ड में चले जाएं, मतलब उनको यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको हम वोकेशनली एक तरह से जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वुमेन एजुकेशन की बात करी गई थी, ठीक है जी। और जो ग्रांट आता था उसको लिबरल करने की यहाँ पर बात करेगी। लिबरल करने की बोले तो कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं वो यहाँ पर एक तरह से ग्रांट दे सकते हैं, और इससे बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है जी। साथ साथ यहाँ पर जो लोकल सेल्फ ग्रुप है, जो मैंने अभी आपको बताया लोकल सेल्फ ग्रुप, इनको प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप ग्राउंड लेवल पर, मतलब विलेजेस लेवल पर प्राइमरी एजुकेशन को प्रोवाइड करवाइए, ठीक है जी। तो लोकल सेल्फ ग्रुप की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई थी इस कमीशन के बाद, हंटर कमीशन के बाद, ठीक है जी। हंटर कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ही पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है जी। ये कर्जन के समय में आया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब देखिए इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, अभी मैंने आपको 3 यूनिवर्सिटी बताई, कैलकाटा, ठीक है जी, और कौन कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी थी, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है जी। ये 3 यूनिवर्सिटी हमने अभी डिस्कस करी, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे। और वैसे अगर हम देखें तो 5 यूनिवर्सिटी थी हमारी, एक पंजाब में थी और एक हमारी इलाहाबाद में थी, ठीक है जी। ये तीनों ओपन हुई थी हमारी 1857 में, ठीक है जी, वुड डिस्पैच के बाद। और पंजाब वाली 1882 में एंड इलाहाबाद वाली आई थी 1887 में। अब ये जो बेसिकली रिकमेंडेशन थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की, ये कौन सी कमीशन में आई थी, रेले कमीशन। अब रेले कमीशन को क्यों लाया गया था, देखो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो एक गवर्निंग बॉडी होती थी, जो बेसिकली सारा का सारा संभालती थी यूनिवर्सिटी का, गवर्निंग बॉडी, इनको बेसिकली कहा जाता था यूनिवर्सिटी सीनेट, ठीक है जी। अब इनका कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं था, जो सीनेट बन जाता था ऐसे समझ लो कि ये लाइफ टाइम इसी पोस्ट पर रहता था, ठीक है। अब लाइफ टाइम टेन्योर है तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गवर्न करने में बड़ी दिक्कत आने लगी है। ऐसे समझो कि ब्रिटिशर्स को बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि यहाँ पर सीनेट की जो संख्या है वो बढ़ रही थी, ठीक है, ऐसे समझ लो आप।
अब जो फेलोशिप ले रहा है वो सीनेट बनता जा रहा है और ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि लाइफ टाइम है ये। अब रेले कमीशन में जो सीनेट है इनको लाइफ टाइम जो इनका टेन्योर है उसको कम किया गया और इनका टेन्योर फिक्स करा गया 5 ईयर। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब 5 ईयर टेन्योर फिक्स करा गया तो डेफिनेटली जो साइज ऑफ सीनेट है वो रिड्यूस हुआ और जो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करना चाहती थी यूनिवर्सिटीज़ में वो यहाँ पर रिले कमीशन की रिकमेंडेशन से हो पाया। ठीक है जी। रिले कमीशन ने क्या कहा कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको कंट्रोल कौन करेगी, अब गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीनेट का कितना कोटा होना चाहिए ये भी डिसाइड करेगी। ऐसे समझ लो कि मान लो 10 सीनेट यहाँ पर अपॉइंट करने हैं तो कुछ कोटा यहाँ पर गवर्नमेंट को दे दिया गया। ठीक है, इस कमीशन के थ्रू। ठीक है जी। साथ साथ किसी भी सीनेट को कभी भी गवर्नमेंट निकाल सकती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल चला गया इस कमीशन के थ्रू। एंड यहाँ पर इस कमीशन के थ्रू एक पॉइंट आपको और यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, जो एफिलिएशन है जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कॉलेजेस को दिया जाता है उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, काफ़ी टाइटन कर दिया गया पॉलिसीज़ को और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस रिले कमीशन को जो इंडियंस हैं वो विरोध भी करते थे। ठीक है, बट अल्टीमेटली यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल गवर्नमेंट चाहती थी वो हो पाया था। ठीक है, और यहाँ पर इस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 5 लाख रुपीज़ का ग्रांट दिया जाए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको। ठीक है जी, तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं रिले कमीशन से वो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। और अगर हम देखें यहाँ पर वुड डिस्पैच के बाद फर्स्ट जो हमारा एजुकेशन कमीशन था वो ये था, हंटर कमीशन। सेकंड यूनिवर्सिटी पर जो कमीशन आया था वो ये था, रिले कमीशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। उसके बाद है 1930 का एक ये एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे लोकल लीडर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें आपको बता देता हूँ हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं वो यहाँ पर डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि इंडिया में बेसिकली जो एजुकेशन है वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिनाई करा बट लेटर ऑन गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुकी थी कि हाँ ठीक है लिटरेसी तो होनी चाहिए। ठीक है, बट इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कमीशन लाने की बात कर रही थी। ठीक है, वो कमीशन क्या था अब यहाँ पर हम समझेंगे। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 और 19 में आया। ठीक है, अब ये कमीशन क्यों आया था, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था। ठीक है, अब बर्डन कैसे आया, देखो जो सैडलर कमीशन था अगर हम समझें ये सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर था, लेकिन इसको सभी की सभी यूनिवर्सिटीज़ पर लागू करा गया। ठीक है, अब रिकमेंडेशन तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की थी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सभी की सभी यूनिवर्सिटी पे लागू करा गया कैसे ये हम समझेंगे। देखो हुआ क्या, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे समझ लो स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए। ठीक है, ऐसे समझ लो कि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और टीचर्स कम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्टाफ कम है और कोर्स भी क्या है, बहुत लिमिटेड है। डेट्स वाई यहाँ पर इस कमीशन को लाया गया था, सैडलर कमीशन को। ठीक है, अब जब सैडलर कमीशन आया तो सैडलर कमीशन ने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, जो यूनिवर्सिटी के कोर्स हैं उनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो ऑनर कोर्स, जो अच्छे स्टूडेंट है वो ऑनर कोर्स करेंगे और जो एवरेज स्टूडेंट है वो पास कोर्स करेंगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पर होता है नॉर्मल बीए होती है या फिर बीए ऑनर्स होती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो पहले का जो सिस्टम चला आ रहा है, जैसे पहले क्या होता था कि 10th के बाद हम जो एजुकेशन को अगर हम करना चाहते हैं, मतलब आगे पढ़ना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली कॉलेज में चले जाते थे। ये पहले का सिस्टम था। लेकिन इन्होंने क्या चेंज करे कि 0 to 10 तक नहीं, 12 तक एजुकेशन हो स्कूल्स में। ठीक है, और उसके बाद 3 साल के लिए फिर कॉलेज के लिए, मतलब वो बच्चा जाए फर्दर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने चेंज करने को कहा। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर 11 और जो हमारी +2 है, मतलब +1 और +2, इसके लिए भी इन्होंने कहा कि स्पेशल हमारे को कॉलेजेस या फिर स्कूल्स खोलने चाहिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इनको डायरेक्टली कॉलेजेस में नहीं एंटर करना चाहिए। इससे होता क्या है कि कॉलेजेस में अल्टीमेटली बोझ आ जाता है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली प्रेशर आ जाता है। ठीक है, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो बेसिकली एक तरह से ऐसा समझ लो प्रॉब्लम थी, इसको दूर करने के लिए यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ढाका यूनिवर्सिटी।
एंड और ये सभी की सभी यूनिवर्सिटी पर लागू करा गया था, सैडलर कमीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद है हार्टोग कमेटी, ये 1929 में आई थी हार्टोग कमेटी। ठीक है, हार्टोग कमेटी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा मॉन्टेग्यू चैलेंसफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैलेंसफोर्ड रिफॉर्म में क्या हुआ था, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। मतलब जो स्टेट है, प्रोविंस है, यहाँ पर भी एक तरह से ड्यूल गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी। कुछ रिजर्व सीट्स हो गई थी और कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, या ऐसे समझ लो कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे जो गवर्नर के पास थे, और यहाँ पर जो प्रिंसी होते थे इनके पास ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, या जो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स थे। ठीक है, अब डायरेक्टी आई तो डायरेक्टी के बाद जो सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम है वो शिफ्ट हो गया किस पे, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर जो एजुकेशन में अभी के लिए जो डेवलपमेंट हो रही थी वो एकदम से रुक सी गई। ठीक है, और रुकने के बाद यहाँ पर एक कमीशन आया हार्टोग कमेटी 1929, और इसका मेनली एम क्या था कि जो साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स ने 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको देखने के लिए, और जो नेक्स्ट एक्ट आना था 1935 का उसको देखने के लिए बेसिकली साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था। तो इसी को कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के साथ साथ एजुकेशन रिफॉर्म को भी देखिए। तो साइमन कमीशन ने बोला नहीं, हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को ही देखेंगे। तो ये एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बाद में हार्टोग कमेटी को चुना गया था। ठीक है, मेनली एम क्या था कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी डायरेक्टी के बाद। ठीक है, 1919 का जो बेसिकली कंसेप्ट आया था। ठीक है, अब हार्टोग कमेटी ने क्या कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वेस्टेज है। ठीक है, वेस्टेज के साथ साथ इन्होंने एक और वर्ड यूज़ करा, स्टैग्नेशन। अब वेस्टेज कैसे है और स्टैग्नेशन कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, आज की डेट में तो खैर नहीं होता, पहले होता था, फर्स्ट में गए, सेकंड में गए, बाद में पेरेंट्स ने बोला क्या करोगे पढ़ के, छोड़ो काम धंधे में लगते हैं, और पढ़ाई से कुछ नहीं रखा, तो बच्चों को हटा लिया जाता था। यहाँ पर इस कमेटी ने ये कहा कि हमें अल्टीमेटली लॉस होता है अगर किसी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्टडी से हटा लेते हैं। ठीक है, तो वेस्टेज होता है। ठीक है, और साथ साथ स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई बच्चा बिल्कुल ही नालायक है, डफर है, जो एक ही क्लास को 5-5, 6-6 बार कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इससे भी अल्टीमेटली हमारा ही लॉस हो रहा है। तो वेस्टेज और स्टैग्नेशन को ना मतलब कम करने के लिए हमें यहाँ पर करना क्या होगा, टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करना होगा। ठीक है, तो टीचर्स की बढ़िया सी क्लास लगाएं, क्लास इन द सेंस ऑफ कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, और प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो हम 8th क्लास तक कर देते हैं। ठीक है जी, 8th क्लास के बाद हम यहाँ पर चूज़ करेंगे हाई स्कूल के लिए, और हाई स्कूल के बाद वही कंसेप्ट आएगा वोकेशनल वाला और लिटरेरी वाला। ठीक है जी, जो पढ़ना चाहता है वो हाई स्कूल में चला जाएगा, जो नहीं पढ़ना चाहता उनको हम वोकेशनली ट्रेनिंग देकर, मतलब एक तरह से वो अपना वोकेशनल ट्रेनिंग देके काम में लग जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल 8 तक, देन हाई स्कूल, देन इंटरमीडिएट स्टेज, और फिर यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मतलब 12th के बाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको कम्पिटिटिव टेस्ट देना होगा। ये बेसिकली रिकमेंडेशन थी हार्टोग कमेटी की। ठीक है, समझ में आ गया हार्टोग कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपको पता है हमारे इंडिया में इस समय बेसिकली इलेक्शन हो चुके थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 11 में से 8 प्रोविंस में जीत चुकी है, और मोस्टली पावर अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में है। अब सब एक ही पर्सन की तरफ देख रहे हैं उम्मीद से, और वो हैं हमारे गांधी जी, कि वो एजुकेशन के लिए कुछ करें। क्योंकि गांधी जी अपने न्यूज़पेपर में, यंग इंडिया न्यूज़पेपर में हमेशा एजुकेशन की रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। और इसी वजह से जब इस प्रोविंस में इलेक्शन हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी में आई, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि आप एजुकेशन रिफॉर्म पर कुछ ना कुछ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमेटी बनाएगी। इस कमेटी को किस नाम से जाना जाता है, जाकिर हुसैन कमेटी। लेकिन रिकमेंडेशन सारी की सारी किसकी थी, महात्मा गांधी जी की थी। ठीक है जी, अब देखिए महात्मा गांधी जी ने इस रिकमेंडेशन में क्या कहा, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। गांधी जी किस तरह की यहाँ पर एजुकेशन चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि जो एजुकेशन हो वो बेसिकली मैनुअल ट्रेनिंग एंड क्राफ्ट हो, मतलब एक तरह से ऐसे समझो लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है जी, अब लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बीटेक की हुई है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब हमारे घर में कुछ भी खराब हो जाता है तो मेरे घर वाले समझते हैं कि मैं ही ठीक कर दूंगा। ठीक है, अल्टीमेटली उनका यही गोल होता है कि हमें बाहर से किसी को ना बुलाना पड़े और यही ठीक कर दे। ठीक है, तो गांधी जी भी यही चाहते थे कि हमें एजुकेशन के साथ साथ जो अदर काम है वो भी आना चाहिए, हम शर्म फील ना करें। ठीक है,
तो ये जो बेसिकली कंसेप्ट था गांधी जी का, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। टॉलेस्ट जो फॉर्म था इनका साउथ अफ्रीका में, टॉलेस्ट फॉर्म साउथ अफ्रीका में, ये एजुकेशन देते थे छोटे बच्चों को, 6 से लेकर 16 ईयर्स के बच्चों को लगा लो आप, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। और बेसिकली इनका मेनली एम क्या था कि एक तो एजुकेशन दे, लर्निंग तो खैर ज़रूरी है ही, साथ साथ उनको मतलब कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाएं, ठीक है। और यही एक्टिविटीज़ मतलब यही सिस्टम को गांधी जी ने लागू करा जब गांधी जी हमारे इंडिया में आए और गांधी जी ने आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, ठीक है। एक साबरमती आश्रम बहुत ही फेमस है 1915 में, ठीक है। और एक आश्रम बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम क्यों फेमस है और वर्धा स्कीम से क्यों ये रिलेट करते हैं, क्योंकि वर्धा और सेवाग्राम आश्रम में 10 से 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ही महाराष्ट्र में है, सेवाग्राम आश्रम और वर्धा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी का मेनली फोकस क्या था कि एजुकेशन हो, क्या हो, मैनुअल ट्रेनिंग भी हो, साथ साथ लर्निंग भी हो, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आप देख लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, चलिए यहाँ पर हम डिस्कस ही कर लेते हैं। फर्स्ट 7 ईयर ऑफ स्कूलिंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी, ठीक है जी, मतलब जो एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, ठीक है जी। और टीचिंग टू बी हिंदी फ्रॉम 2nd to 7th, और बाद में चलकर वो उसको इंग्लिश, वही प्राइमरी में यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है या रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है जी। साथ साथ यहाँ पर जो एजुकेशन है उसमें फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है जी। एंड जो स्कीम है वो चाइल्ड सेंटर कोऑपरेटिव स्कीम हो, ठीक है जी। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट सर्जेंट प्लान। अब सर्जेंट प्लान ये कौन लेकर आया था, जॉन सर्जेंट, ठीक है जी। अब इसमें क्या है हम इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जी, अब इन्होंने क्या कहा कि इंडिया और जो इंग्लैंड है इसमें जो एजुकेशन का लेवल है वो सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर मेहनत करें तो 15 से 20 साल में हम ये अचीव कर लेंगे, 20 साल में मैक्सिमम हम अचीव कर लेंगे। मतलब जो लेवल इंग्लैंड में है एजुकेशन का वही इंडिया में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो यहाँ पर भड़क गए, कहते नहीं 15 से 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, आप इसको जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करो, ठीक है जी। अब जो सर्जेंट प्लान था ये वैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसके कुछ रीजंस थे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं सेम लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट जो इंडिया में है, सॉरी इंग्लैंड में है, वही इंडिया में होना चाहिए। अब इसके लिए इनकी क्या रिकमेंडेशन थी कि 6 से लेकर 11 ईयर तक प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। और 6 से पहले जैसे हमारे यहाँ होता है ना, प्री स्कूल्स होते हैं, प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, वो वाला कंसेप्ट, तो 1 to 5 तक प्री स्कूल्स ओपन करे जाएं, 6 to 11 तक एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स, एंड 1 to 5 तक, सॉरी 1 पहले साल में तो बच्चा क्या ही सीखेगा, ऐसे समझ लो 3 से लेकर 5 साल तक प्री स्कूल्स हो, ठीक है। और इसके बाद 6 से 11 तक प्राइमरी स्कूल्स हो। फिर यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक हाई स्कूल्स की बात करेगी थी, और सेम जैसे वर्धा स्कीम में था कि वोकेशनल और ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। और यूनिवर्सिटी में 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए। बाकी सारा का सारा जो कंसेप्ट था वो वर्धा आश्रम का ही था, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट जोड़ा गया था, ये प्री स्कूल वाला, ठीक है, ऐसे समझ लो। उसके बाद है राधा कृष्ण कमीशन, ठीक है जी। राधा कमीशन आया था बेसिकली हमारे इंडिया को जब आज़ादी मिल गई थी उसके बाद, ठीक है। और ये कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1948-49। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इस समय हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया में ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं थे, ठीक है। अब ग्रेजुएट नहीं थे तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगाएगी कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब गवर्नमेंट का अगर आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन नहीं भी हो तब भी चलेगा, लेकिन हायर स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब +2 लेवल तक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इस कमीशन में टोटल 10 मेंबर थे, हेड थे इसके राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है जी। और टीचर की सैलरी यहाँ पर हाइक करने की बात करेगी, टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिलेगी तो डेफिनेटली वो अच्छे से पढ़ा भी पाएगा। और टीचर्स का क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड हुआ, प्रोफेसर जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, देन रीडर, लेक्चरर एंड देन इंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। उसके बाद पूरे साल में 180 डेज़ की तो स्टडी होना अनिवार्य है, ठीक है जी। जनरल एजुकेशन मतलब PhD लेवल तक की यहाँ पर एजुकेशन मिलनी चाहिए, और लिबरल एजुकेशन हो, ठीक है जी, मतलब जो सोच हो वो इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है जी। सोच यहाँ पर इंटेलेक्चुअल
मतलब एक तरह से सेकुलर एजुकेशन की बात रखी गई थी। ऑक्यूपेशनल, डेफिनेटली स्किलफुल, कैपेबल फॉर इंडस्ट्री, लैब्स एंड वर्कशॉप्स ओपन करी जाएँ, ठीक है जी। मतलब वही वर्धा आश्रम वाला कंसेप्ट कि जो बच्चे यहाँ पर चाहते हैं कि हमें लाइक ऐसे समझ लो कि अगर आपने बीटेक की है, बीटेक में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर वालों को लैब्स में और जो वर्कशॉप में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो सिमिलर सा ही यहाँ पर कंसेप्ट था कि स्किलफुल तो होना ही है, इंटेलेक्चुअल भी हम लोगों को यहाँ पर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक ही रिलीजियस बेसिस पर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम इतना ज़्यादा अपने आप को सेकुलर या फिर अपने आप को ओपन माइंड नहीं रख सकते, ठीक है। और साथ साथ हमें यहाँ पर कैपेबल होना पड़ेगा अगर हमें इंडस्ट्री वर्क करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन थी राधा कृष्णन कमीशन की, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेना। देन है कोठारी एजुकेशन कमीशन। कोठारी एजुकेशन कमीशन आया था 1964-66 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमीशन, ठीक है जी। इस कमीशन को सेटअप करा गया था डॉक्टर DS कोठारी के अंडर, और इनकी एडवाइस थी कि जो एजुकेशन है वो बेसिकली काफ़ी हाई लेवल की हो, ठीक है जी, और असिस्टेड बाय द एक्सपर्ट्स फ्रॉम UK, USA, USSR, ठीक है जी। और ये एजुकेशन एक तरह से मतलब पूरा का पूरा जो इंडिया का सिनेरियो है उसको चेंज करने की बात करी गई थी, या एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बड़ा यहाँ पर रिफॉर्म लाने की बात करी गई थी, ठीक है। फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एंड कमर्शियल एजुकेशन होनी चाहिए अप टू एज 14, ठीक है जी। 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, मदर टंग, ठीक है जी, जो भी मदर टंग है, लाइक एज आप ऐसे समझ लो आंध्र प्रदेश में अगर आपका जन्म हुआ तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, मराठी लैंग्वेज, महाराष्ट्र, पंजाबी, पंजाब कश्मीर वालों की वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है। तो जो भी लैंग्वेज है आपकी मदर टंग, वो लैंग्वेज आपको उसी लैंग्वेज में सिखाया जाए, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पर जो हमारी GDP का 6% के आसपास एजुकेशन में, ठीक है जी। जिससे क्या है, क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी एजुकेशन में भी, ट्रेनिंग में भी, और टीचर की क्वालिटी भी इंप्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर ओपन हो, ठीक है। तो ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। अब देखिए, हमने अभी एजुकेशन रिफॉर्म्स सारे के सारे पढ़े, एजुकेशन कमीशन सारे के सारे पढ़े। अब डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन प्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना होगा कि हमारे इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब इस्टेब्लिश हुई थी। ब्रिटिशर्स के समय में हुई थी या पुर्तगीज़ के समय में? ये पुर्तगीज़ के समय में हुई थी। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के सभी सेशंस देखे तो वहाँ मैंने आपको बताया था 1556 में पुर्तगीज़ के समय में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ हुई थी आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के समय में डेवलपमेंट क्या हुई थी इंडियन प्रेस में। अब देखिए, जेम्स अगस्टस हिकी 1780 में इन्होंने बंगाल गैजेट, कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइजर, मतलब एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसको हम बंगाल गैजेट के नाम से जानते हैं, फिर कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइजर। और इनको फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। और जेम्स अगस्टस हिकी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की करप्शन के सारे काले कारनामे सारी की सारी पोल खोल के रख दी, ठीक है। और इसके चलते हुए 1782 में जो बंगाल गैजेट था इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि जेम्स अगस्टस हिकी जो थे वो क्या थे, फादर ऑफ इंडियन प्रेस। एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करप्शंस के जो भी बेसिकली इनको पता लगते थे तो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया इनके न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी एक्ट हमें देखे गए और ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक्ट था वो था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, ठीक है। ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया। अब देखो, हमारे भारत में उस समय 2 कंपनियां सबसे ज़्यादा चाहती थी कि हमारे इंडिया में रूल करना, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब मैं आपको ये काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फ्रेंच को सप्रेस्ड कर दिया था कर्नाटकी वार्स में, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच थे वो बेसिकली र्यूमर्स फैलाते थे ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट में। तो ब्रिटिशर्स ने एक सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट पास करा 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इस एक्ट में क्या था कि जो फ्रेंच र्यूमर्स फैला रहे हैं, ठीक है, उसको किसी तरह से रोका जाए। और अल्टीमेटली ये ब्रिटिशर्स की जो एक छवि है उसको ख़राब कर रहा था, ठीक है। तो हर एक न्यूज़पेपर को जो भी वहाँ पर छप रहा था उस समय, उसको नेम ऑफ द प्रिंटर लिखना ज़रूरी है, ठीक है जी। साथ साथ एडिटर का नेम लिखना ज़रूरी है, एंड जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नेम लिखना ज़रूरी है। प्रिंटर का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रिंटर्स का नेम लिखना ज़रूरी है, साथ साथ
एडिटर्स का, जैसे आज की डेट में अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो एडिटर का नेम लिखा होता है नीचे, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोपराइटर, और प्रिंट करने से पहले सबमिट करना पड़ेगा सेक्रेटरी ऑफ सेंसरशिप को, ठीक है जी। मतलब एक पोस्ट भी बना दी गई यहाँ पर, सेक्रेटरी ऑफ सेंसरशिप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोर देन इनफ है, इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। अब देखिए लाइसेंस रेगुलेशन 1823 में है, इसके इन बिटवीन भी कुछ हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। 1818 में हेस्टिंग ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी, जिसे हुआ क्या, अल्टीमेटली बहुत सारे न्यूज़पेपर हमें देखने को मिले। 1818 में एक न्यूज़पेपर आया समाचार दर्पन, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। ईयर के साथ पूछा जाता है, ये रेलवे के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद बॉम्बे समाचार, ये समाचार दर्पण और बॉम्बे समाचार, इसमें कंफ्यूज ना होना, जो बॉम्बे समाचार था वो 1822 में आया था, ठीक है। मैं यहाँ बॉम्बे लिख रहा हूँ, बॉम्बे समाचार, ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, ये भी हमें 1822 में देखने को मिला था। इसमें राजा राम मोहन राय ने काफ़ी अच्छे से समझाया था कि सती प्रथा किस तरह से गलत है और हमें इसे बैन कर देना चाहिए। और इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, सॉरी। उसके बाद उदंत, मार्तंड। अच्छा चलिए, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ, आप मुझे बताना क्या रीज़न क्या है बेसिकली, मतलब सॉरी मैं आपको डेट बताता हूँ, आप मुझे रीज़न बताना। ये 1826 30 मई को आया था, ठीक है। और 30 मई को हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं इस न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है जी। तो दो क्वेश्चन हो गए। एक मैंने आपसे पूछा था कि जो पोर्तुगीज़ के द्वारा फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश करी गई थी वो कहाँ करी गई थी, और सेकंड क्वेश्चन है जो उदंत मार्तंड 30 मई 1826 आया था, और हर साल 30 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं इस न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पर जो लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट आया था 1823 में, इसमें बेसिकली क्या एनेक्ट करा गया, जॉन एडम्स के द्वारा। अब जॉन एडम्स ने यहाँ पर क्या कहा कि जो भी पब्लिशर है, चाहे आप यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर खोलना चाहते हो, बंगाली, पंजाबी, मराठी, हिंदी, ठीक है, तो उससे पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, ठीक है जी। अगर आप लाइसेंस लेंगे तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट के अंडर, एक तरह से गवर्नमेंट के रडार में आ जाएंगे, और आप जो भी पब्लिश करेंगे वो गवर्नमेंट को पता होगा, ठीक है। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आपको 400 रुपीज़ का फ़ाइन होगा, ठीक है जी। और अगर आप फ़ाइन नहीं देंगे तो आप डिफ़ाल्टर घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है जी। अगर आप डिफ़ाल्टर घोषित कर दिए गए तो आपकी प्रेस सीज हो जाएगी, ठीक है जी। और आपका अगर लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, अगर इन केस आपने 400 रुपये का लाइसेंस ले लिया और हमारे खिलाफ, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ अनाप शनाप छापना शुरू कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, तब आपका इस केस में क्या हो जाएगा, 400 रुपये भी आपके जाएंगे और लाइसेंस भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है जी। मतलब आपको फ़ाइन के तौर पे देना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये जो लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट आया था 1823 में, इसके चलते हुए राम मोहन रॉय का मिरात उल अखबार की जो पब्लिकेशन है वो बंद हो गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद है प्रेस एक्ट ऑफ 1835, इसको मेटकैल्फ एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखिए मेटकैल्फ एक्ट बेसिकली क्या था, या आप इसको प्रेस एक्ट 1835 कह सकते हो, एक ही बात है। इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि जो 1823 में जितनी भी कंडीशंस लगाई गई थी कि 400 का फ़ाइन देना पड़ेगा, लाइसेंस आप लो, ठीक है, और आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं ऐसा छाप सकते, ठीक है, और बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई थी कि ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, जस्ट आपको जितनी कंडीशन बताई हैं उतना ही कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेटकैल्फ ने यहाँ पर सभी की सभी कंडीशंस जो लगाई गई थी जॉन एडम्स के द्वारा 1823 में, उसको रिपील्ड कर दिया, ठीक है। दैट्स वाई मेटकैल्फ को क्या कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। और 1835 से लेकर 1856 तक आप ऐसे समझ लो कि प्रेस को काफ़ी आज़ादी होगी, प्रेस अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी छाप देता था, ठीक है। एक तरह से पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो गई थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया न्यूज़पेपर,
इंडस्ट्री ने, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़ एजेंसीज हमें देखने को मिली इस टेन्योर में। अच्छा, अपना मेरी एक स्टैटिक की वीडियो है, डेली डोज की प्लेलिस्ट में जाइएगा। डेली डोज की 2 प्लेलिस्ट हैं और एक तो डेफिनेटली आप देखते भी होंगे, क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है ना, और एक ऐसे ही आपको डेली डोज की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसमें मैंने सभी के सभी न्यूज़पेपर करवाए हैं। अगर वहाँ पर आपको ना मिलेगी तो आप सर्च करना EPFO हिस्ट्री में, वो सेशन को जरूर देखना। उस सेशन में आपको कवर हो जाएगा जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो किसके द्वारा आए थे और ईयर क्या था। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नेम इंपॉर्टेंट है कि कौन से लीडर के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर चलाया गया था, ठीक है जी। चलिए अब देखिए 1856 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटकेल्फ का जो एक्ट था वही चला। अब 1857 में हो जाता है रिवोल्ट। जब रिवोल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, नहीं तो अल्टीमेटली हमारी यहाँ पर हालत ख़राब हो जाएगी और इंडियंस को हम एक तरह से राइट्स दे देंगे कि वो हमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस एक्ट 1857 आया। अब इस एक्ट में हुआ क्या कि सभी की सभी जो पॉलिसीज़ थी, ऐसे समझ लो, जो जॉन एडम ने लगाई थी उसको दोबारा से लगाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 400 वाला कंसेप्ट आया था, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पब्लिकेशन हाउस हैं उनको रिजर्व कर दिया गया। मतलब आपको ऐसे समझ लो ये सभी के सभी रिजर्वेशन हाउस है, ठीक है, सॉरी, जो पब्लिकेशन हाउस है, ठीक है। अब पब्लिकेशन हाउस को यहाँ पर बोला गया कि आप जो भी छाप रहे हैं सबसे पहले हमें दिखाइए, ठीक है। सर्कुलेशन से पहले आप बुक सर्कुलेट कर रहे हो, न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर रहे हो, वीकली सर्कुलेट कर रहे हो, कुछ भी प्रिंटेड मटेरियल, पैम्पलेट, कुछ भी सर्कुलेट कर रहे हो, उसको आप छापने से पहले या तो आप मटेरियल, खैर उस समय तो कोई पेन ड्राइव ऐसा सिस्टम होता नहीं था, तो छापने के बाद एज अ सैंपल आप हमें दिखाएंगे, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि वो सही है तब आप उसको एक तरह से लोगों तक बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा लोग इसका क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लाइसेंस एक्ट 1857 का, और इसमें लाइसेंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब रिजर्व कर दिया गया। मतलब बहुत कम न्यूज़पेपर्स को जो खोलना चाहते थे पब्लिशर हाउस, उनको यहाँ पर लाइसेंस दिए गए, ठीक है जी। तो कंडीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी 1857 के बाद। उसके बाद 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या किया गया, जो 1835 का जो एक्ट था, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लाइसेंस एक्ट था ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जितने भी पब्लिशर हाउस हैं उनको कुछ समय के लिए बैन कर दिया और नए पब्लिशर हाउस को यहाँ पर कंडीशन लगा दी, और जो यहाँ पर पब्लिशर हाउस छाप रहे थे उनको गवर्नमेंट को दिखाना होता था कि वो क्या छाप रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्ट ये था, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, जो अल्टीमेटली आपको मेटकेल्फ एक्ट के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब इस एक्ट की जो कंडीशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो याद रखना। इन्होंने 1835 का जो एक्ट है उसको कंप्लीटली रिप्लेस्ड कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेंशन करा गया कि अगर आपको कुछ भी छापना है तो नेम ऑफ द पब्लिशर, ठीक है जी, प्लेस ऑफ द पब्लिशर। अब ध्यान रखना, एक तो नाम आपको यहाँ पर लिखना है और प्लेस, कहाँ पे रहने वाला है वो पब्लिशर, कहाँ का रहने वाला है, ठीक है जी। साथ साथ नेम ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है जी, प्रिंटिंग प्रेस का भी यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये पब्लिश कहाँ से हो रहा है, ठीक है जी। कुछ भी आप छापना चाहते हो वो आप लोकल गवर्नमेंट को पब्लिश करेंगे, ठीक है जी। मान लो कि आपने कुछ भी ऐसा छापा तो आप लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे और 1 मंथ के अंदर अंदर आप अप्रूवल लेंगे कि जो हमने छापा है वो सही है। अगर लोकल गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दी तो आप अपनी बुक को, वीकली को, वैसे वीकली और अखबार में तो ये कंडीशन नहीं लगेगी ऑब्वियसली, तो बुक की कंडीशन में ये लगाई गई थी कि भाई अगर आप बुक छापना चाहते हैं तो आपको लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी विदिन 1 मंथ, ठीक है जी। उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये जितने भी अभी तक हमने पढ़े ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, कंडीशन लगाई गई थी सिर्फ इंडियन न्यूज़पेपर पे, ठीक है जी। बाकी इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी। ये कंडीशन लगाई थी लिटन के समय में, ठीक है जी, लॉर्ड लिटन, और इसमें 35 के आसपास न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था, ठीक है। मेन से न्यूज़पेपर मैं आपको बता देता हूँ और क्यों बैन करा गया था ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम न्यूज़पेपर लिख लेते हैं कौन कौन से बैन करे थे। एक तो सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश एंड समाचार, और एक था भारत मिहिर,
ठीक है जी, ये न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था। वैसे 35 टोटल थे, लेकिन ये 4 आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक न्यूज़पेपर ऐसा था जब पता लगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया, रातों रात बंगाली न्यूज़पेपर था, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में बदल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है और इस क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो याद रखना, अमृता बाजार पत्रिका। ये एक वीकली थी वैसे, बट समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो रातों रात बंगाल से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर आने लग गया था, तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है जी। अब यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में हुआ क्या, चलिए हम समझते हैं यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या हुई। अभी तो हमने यहाँ पर ये समझा कि कौन से न्यूज़पेपर बैन हुए, कितने बैन हुए, कौन सा बंगाल से इंग्लिश में बदला। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर थे उनको बैन नहीं करा। बैन किनको करा, जो रीजनल लैंग्वेज में थे इंडिया के। ठीक है जी, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बंगाली हो। इसीलिए इस एक्ट को क्या कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है जी। अब ये बेसिकली क्यों करा गया था, अच्छा, इस एक्ट को ना गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, जो इंडिया के नेशनल लीडर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत कुछ लिखते थे और अल्टीमेटली खैर लिखना भी चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही बहुत ख़राब पॉलिसीज़ लेकर आ रहे थे और क्रिटिसाइज़ करना हम लोगों का हक था। जितने भी नेशनल लीडर्स थे उनको ये एक तरह से शांत कराना चाहते थे, ट्राई टू गैग द माउथ ऑफ ऑल द लीडर्स, डेट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, गैगिंग एक्ट। ठीक है जी। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखना और उनके खिलाफ बोलना एक तरह से बिल्कुल ही यहाँ पर मना कर दिया गया था इस एक्ट के बाद। अब लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल टू इंग्लिश प्रेस, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इस कंडीशन में हुआ एक कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी, हुआ क्या कि जो लाइक एस मान लो कि कोई भी न्यूज़पेपर है, लेट अस सपोज हम यहाँ पर सोम प्रकाश का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऐसा कुछ लिख रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई कोर्ट से वारंट लेना पड़ेगा? नहीं। ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट में साफ लिख दिया कि कोई भी वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी वो रेड मार सकते हैं अगर किसी भी न्यूज़पेपर के खिलाफ उनको कुछ ऐसा एविडेंस या कुछ भी शक होता है। ठीक है जी। और ना ही वो न्यूज़पेपर अपील कर सकता है। ठीक है जी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो लोकल मजिस्ट्रेट थे उनको बोला कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको गारंटी लेनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर हमारे खिलाफ कुछ भी छपा और हमारा पीस लेवल ख़राब हुआ तो जिम्मेदार मजिस्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ओपनली एक तरह से धमकी दे दी थी मजिस्ट्रेट को। ठीक है जी। बिना कोर्ट ऑर्डर के वारंट इशू हो जाते थे, रेड डाल देते थे कहीं पर, और अगर किसी को पकड़ लिया तो अपील ही नहीं होती थी। और 18 महीने के लिए कौन से नेशनल लीडर को जेल में डाला गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने फाइट लड़ी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी। तो इतने ही पॉइंट आपने याद रखने हैं और इसको रिपील्ड किया था लॉर्ड रिपन ने, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन। चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं, लॉर्ड रिपन को हम लास्ट में समझेंगे। रिपन के समय में एक एक्ट पास हुआ था। ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील्ड कर दिया था। सभी के सभी जो लगाए गए थे ये एक्ट में, मतलब कंडीशंस लगाई गई थी, इसको रिपील्ड कर दिया था। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर ऑफेंस एक्ट 1908। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट को पावर दे देगी अगर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस कुछ भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो प्रिंटिंग प्रेस की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी प्रिंटिंग प्रेस का मतलब ऑफिस है वो मैजिस्ट्रेट कब्जा सकता है। ठीक है जी। और इसके लिए अगर मान लो कोई भी न्यूज़पेपर कहे कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो उसको विदिन 15 डेज हाई कोर्ट में जाकर अपील करनी पड़ेगी। ठीक है जी। बस 2 ही कंडीशन आपने याद रखनी है। अगर कोई भी पब्लिशर हाउस के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा मिलता है तो मजिस्ट्रेट को पावर दे देगी कि इस पब्लिशर हाउस का जो भी ऑफिस है उसको हत्या लो। ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टी को हत्या लो। ठीक है, अगर ये यहाँ पर पब्लिशर हाउस इनोसेंट है देन ये 15 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है जी।
उसके बाद है इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ठीक है जी। अब इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में क्या हुआ, जो बेसिकली वर्नाकुलर एक्ट था, ठीक है, इसको बेसिकली हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। इसमें थोड़ी सी कंडीशंस लगा देगी इंडियन प्रेस एक्ट में, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट डिमांड सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिशर, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट होती थी, लोकल गवर्नमेंट, वो कहती थी पब्लिशर को आपको मिनिमम डिपॉजिट देना होगा 500 का, मैक्सिमम डिपॉजिट देना होगा 2000 का, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद अगर आप ये नहीं देंगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको एक तरह से अपना पब्लिशर हाउस चलाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी अनाप शनाप ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट छाप दिया तो मजिस्ट्रेट आपके एंगेस्ट यहाँ पर सारी की सारी जो कार्रवाई है वो करेगा, ठीक है। आपका पब्लिशर हाउस सीज कर लिया जाएगा और जो आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया होगा 500 या 2000 अकॉर्डिंग टू योर प्रिंटिंग प्रेस, कितनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, ऐसे समझ लो, तो वो आपका जब्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन आपको और समझनी पड़ेगी। तेग बहादुर सप्रू, ये 1921 में इन्होंने जो भी प्रेस लॉज हैं उनको एक तरह से रिव्यू किया था, ठीक है जी, और रिकमेंडेशन की दी थी जो न्यूज़पेपर एक्ट 1908 है और 1910 का जो एक्ट आया था प्रेस एक्ट, इसको रिपील्ड करा जाए, ठीक है जी। क्या ये रिपील्ड हुआ था? बिल्कुल हुआ था, ठीक है। अब देखिए इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, यहाँ पर आप सब जानते हैं महात्मा गांधी जी और जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं वो गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का ऐसा ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा पॉजिटिव आंसर नहीं दिया और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था इन दिनों, ठीक है। अब 1931 को ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हमने प्रेस के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बी आर अम्बेडकर जी का न्यूज़पेपर है और भी बहुत सारे लीडर्स हैं उनका न्यूज़पेपर है, तो वो एक तरह से लोगों से अपील कर सकते हैं इस मूवमेंट में जुड़ने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट उस समय चल रहा था, तो यहाँ पर सिक्योरिटी रखवाई गई 1000 से लेकर 10,000, और वही कंडीशन, अगर कोई भी यहाँ पर पब्लिशर ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट कुछ भी छापेगा तो वो पब्लिशर बैन कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, एंड जो उसकी डिपॉजिट करवाई हुई मनी है उसको एक तरह से सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये एक पेनल ऑफेंस में आएगा, ठीक है जी, आईपीसी की धारा में इसको डाल दिया गया। उसके बाद है फॉरेन रिलेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको एक बार रीड आउट कर लेना। फॉरेन रिलेशन एक्ट 1932, इसमें हुआ क्या, गवर्नमेंट पास दिस एक्ट टू पेनलाइज एनी बुक, न्यूज़पेपर, एनी अदर डॉक्यूमेंट विद अस कंटेंट विच कुड डिफेम एंड डिस्टर्ब रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है जी। उसके बाद इंडियन स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट 1934, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इट लेड द जनरल रूल फॉर द प्रेस, इट मेनली एम्ड प्रिवेंटिंग अनरीजनेबल अटैक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट न्यूज़पेपर, ठीक है जी, इन द न्यूज़पेपर, ठीक है जी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना इसको। इंपॉर्टेंट है प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद प्रेस में किस तरह से बेसिकली यहाँ पर चेंजेस आए थे। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, इंडिया प्रेस एक्ट 1942, जस्ट अ सेकेंड, चलिए वो स्लाइड मिस हो गई है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इंडिया प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट 1942, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हेडलाइंस पर भी लिमिटेशंस लगा दी कि आप हेडलाइंस प्रोवोकिंग नहीं, मतलब यहाँ पर लिखेंगे जो एक तरह से प्रोवोक करेगा और जनता के अंदर आक्रोश आएगा। 1942 का दौर वही है जब महात्मा गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है जी। अच्छा, तो प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस पोस्ट 1947, यहाँ पर एक प्रेस लॉ इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी 1948 में, ठीक है जी। बेसिकली उसने देखा कि जितने भी ब्रिटिशर्स के द्वारा लॉ लगाए गए हैं उनको रिपील किया जाए, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1948 को एस्टेब्लिश करा गया, ठीक है जी। और यहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर हैं वो बेसिकली सर्कुलेट करने के लिए बोला गया विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी। चलिए ये तो सिंपल सा था, इसमें तो कुछ ऐसा पढ़ने वाला है नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गवर्नर जनरल या कौन से वॉइस रॉय फेवर में थे और कौन से गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय फेवर में नहीं थे, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के फेवर में थे वो थे हेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेस्टिंग ने कुछ कंडीशंस लगाई थी, थोड़ा सा यहाँ पर हटाए थे अपने लॉज को, ठीक है। उसके बाद मेटकेल्फ, अभी हमने समझा मेटकेल्फ के समय में काफ़ी हमें देखा था कि एक तरह से फ्रीडम मिली थी प्रेस को। उसके बाद मैकॉले एंड रिपन,
तो ये 4% आपने याद रखने हैं। अगर आप ये भी याद रख सकते हैं वैसे, इन फेवर ऑफ सेंसरशिप वेलेस्ले, मिंटो सेकंड, एडम, लॉर्ड एडम अभी हमने पढ़ा, ठीक है जी, कैनिंग, लिटन, मोमरो, एक थे एलिफेंटन, ठीक है जी। तो ये कुछ पर्सन थे जो फेवर में थे सेंसरशिप के। ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप 1881 का भी एक्ट पढ़ सकते हैं, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं यहीं से क्वेश्चन आए हैं। इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके साइलेंट फीचर क्या थे। जो मिनिमम एज थी चिल्ड्रन के लिए वो 9 ईयर कर देगी। अगर आप 1881 का पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिनिमम एज 7 है, मैक्सिमम 12 है चिल्ड्रन के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से चेंज करे गए थे, मिनिमम एज 9 ईयर्स, मैक्सिमम 14 ईयर्स, ठीक है जी। और इस एक्ट में पहली बार अनाउंस करा गया कि वीक में एक दिन की छुट्टी होगी, ठीक है जी। और चाइल्ड भी यहाँ पर छुट्टी ले सकते हैं, वुमेन भी ले सकते हैं, मैन भी ले सकते हैं, मतलब वीकली एक बार छुट्टी होगी, ठीक है जी। और जो चाइल्ड वर्कर हैं उनके जो समय सारणी है उसको कम किया गया 7 घंटे, वुमेन की समय सारणी को 11 घंटे करा गया, लेकिन जो मैन हैं उनकी जो समय सारणी है, मतलब कितने दिन कितने घंटे काम कराना है एक दिन में, वो अनरेगुलेटेड था अभी तक, ठीक है जी। रेस्ट फॉर 1 डे इन अ वीक वाज अलाउड, वो आप कभी भी ले सकते हो, ये कंडीशन लाई गई थी इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891। जितनी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकॉले कमेटी ऑन सिविल सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए लॉर्ड मैकॉले कमेटी ऑन सिविल सर्विस कब आई थी। इससे पहले हम थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं, आपको डिटेल में समझना जरूरी है। मैंने 3rd सेशन में बहुत अच्छे से बताया था कॉर्नवालिस कोड, जिनको फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है जी। अब देखिए 1793 में जो कॉर्नवालिस कोड आया, इसमें कॉर्नवालिस ने क्या किया, मिलिट्री या फिर ऐसे समझ लो जो नेवी में वर्क कर रहे थे, नेवी आर्मी ऐसे समझ लो, मिलिट्री में जो वर्क कर रहे थे और जो कमर्शियल अफेयर में थे, इनको अलग करने के लिए एक टर्म को यूज़ किया, और वो टर्म क्या थी, सिविल सर्विस, ठीक है जी। अब ये क्यों करा गया था इसको ध्यान से समझो, वैसे मैंने वहाँ पे ही बताया था बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब कॉर्नवालिस चाहते थे कि जो इंडिया में जितने भी मिलिट्री एंड नेवी ऑफिसर्स हैं और जो कमर्शियल अफेयर को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, ठीक है जी, उनको एक तरह से अलग अलग करा जाए, और टर्म दी गई थी सिविल सर्विस। रीज़न क्या था यहाँ पर सिविल सर्विस टर्म देने का, एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर था, ठीक है जी, घूसखोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर, ये जो लोग यहाँ पर वर्क कर रहे थे बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे, ठीक है। और करप्शन ना हो तो यहाँ पर कॉर्नवालिस ने इनकी सैलरी बढ़ा दी, ठीक है जी, और इन पर कंडीशंस लगा दी कि आप जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो साइड बाय साइड वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन जो होगा आपका वो सीनियरिटी बेसिस पर होगा। पहले क्या होता था, प्रमोशन लेने के लिए घूस खिला देते थे और इनका प्रमोशन हो जाता था। अब यहाँ पर कॉर्नवालिस ने कहा कि प्रमोशन जो होगा वो सीनियरिटी बेसिस पर होगा, ऐसे नहीं है कि आप घूस खिला देंगे और यहाँ पर भी करप्शन चल रहा है, और वैसे तो करप्शन चल ही रहा था। तो ये जितनी भी कंडीशंस थी यहाँ पर कॉर्नवालिस ने लगाई थी, और यहाँ पर टर्म यूज़ करेगी थी सिविल सर्विस, डेट्स वाई इनको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस। ऐसा नहीं है, टर्म यूज़ करी थी, यहाँ पर प्रॉपर इनके द्वारा एक सिस्टम लाया गया था। इन्होंने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, उनको 2 तरह से डिवाइड करा गया था। एक थे कॉन्वेंटेड, होपफुली यहाँ पर मैं स्पेलिंग से ही लिख रहा हूँ, और ये जो पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स के लिए ऐसे समझ लो हायर पोस्ट थी, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए ही थी, ठीक है जी। उसके बाद जो अनकॉन्वेंटेड थी ये थी हमारे लिए, ये लोअर पोस्ट थी, ठीक है जी। लोअर पोस्ट किसके लिए, इंडियंस के लिए,
और पहले क्या होता था, जो सिविल सर्वेंट होते थे वो चुने जाते थे एक तरह से, मान लो कि यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे वो चुनते थे, ठीक है, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुनते थे, SOS लगा लो, ठीक है, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये अपॉइंट कर लेते थे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो खैर बाद में आएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ कंसिडर कर लो आप, क्योंकि 1793 में SOS वाला कंसेप्ट आया नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, इस कंडीशन में अगर हम समझें, जो कॉर्नवालिस था वो चाहता था कि प्रॉपर एक तरह से जो सिविल सर्वेंट है वो यहाँ पर अच्छे से वर्क करे, तो ये कंडीशंस भी उसने लगा दी, ठीक है। इसके बाद आया एक पर्सन 1800 में, वेलेस्ली। मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में बताई थी एक बात कि जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी वेलेस्ली, ट्रेनिंग दी जाएगी जो फोर्ट विलियम्स है वहाँ पर, ठीक है जी। जैसे आज की डेट में विलियम्स फोर्ट या फिर फोर्ट विलियम्स, बात एक ही है, जो आज की डेट में दी जाती है, ठीक है जी। डेफिनेटली आपको पता होगा कहाँ पर दी जाती है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट ने नाम भी रख रखा है अपना, यूट्यूब पर जब कमेंट आते हैं तो हम देखते हैं कई स्टूडेंट्स ने अपना ड्रीम है सबका ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट और एज अ UPSC क्लियर करना या फिर स्टेट PCS क्लियर करना। वैसे UPSC डेफिनेटली अगर आपका एम है तो आप सब जानते हैं कि आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएंगे, और कई स्टूडेंट ने नेम भी रख रखे हैं। बट चलिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब देखिए, ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही थी इंडिया में, और इंडिया में जो बेसिकली लोकल इश्यूज थे, ऐसे समझ लो लोकल जो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस थी उसको देखते हुए यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी वेलेस्ली के द्वारा। लेकिन 1802 में ये ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया, ठीक है जी। अब ट्रेनिंग कहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया गया, हैलेबरी में, हैलेबरी, ठीक है। ये लंदन में जगह है हैलेबरी, मतलब इंग्लैंड में जगह, ऐसे समझ लो, लंदन में नहीं, हैलेबरी इंग्लैंड में, ठीक है। और यहाँ पर 2 ईयर की मिनिमम ट्रेनिंग देने की बात रखेगी, ठीक है जी। चलिए, ये तो थी जो कंडीशन हमें समझनी चाहिए। अब हम वापस आते हैं लॉर्ड मैककिनले कमेटी। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं वो कोई ना कोई किसी की रिकमेंडेशन से लग रहे हैं, ठीक है, या तो फिर वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की रिकमेंडेशन से लग रहे हैं, मतलब कोई यहाँ पर एज सच एग्ज़ाम नहीं हो रहा। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लॉर्ड मैककिनले ने कहा 1853 में कि ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी, हाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैं आपको शायद बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, ठीक है जी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे इनको, COD, ठीक है जी, सॉरी शायद मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। चलिए, अब ये बेसिकली कंडीशन लगाई गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर लॉर्ड मैककिनले क्या चाहते थे कि ओपनली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और उसके द्वारा सभी के सभी सिविल सर्वेंट चुने जाएँ, ठीक है। और इसके लिए 1854 में, ठीक जब ये कमीशन आया, सिविल सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया लंदन में। एट 1854 में, ठीक है जी। और मिनिमम एज रखी गई थी 23 ईयर। और इसमें जो ये कंसेप्ट था कॉन्वेंटेड एंड नॉन कॉन्वेंटेड वाला, वो नहीं रखा गया था, ठीक है। कोई भी आए यहाँ पर पेपर दे और वो अपनी सिविल सर्वेंट की तैयारी करें और एज अ जॉब ले जाए, ठीक है जी। और ट्रेनिंग कहाँ पे होती थी उनकी, हैलेबरी, ठीक है जी। अब 1861 का जो एक्ट आया उसमें जो एज है वो कम कर देगी, 22 कर देगी, और कुछ सीट्स को रिजर्व कर लिया गया, ठीक है जी। मतलब ब्रिटिशर्स के लिए जो मेन सी पोस्ट होती थी उसके लिए उसको रिजर्व कर लिया गया, ठीक है जी। अब 1861 का जब एक्ट आया, 22 की एज यहाँ पर रखी गई, तो हमारे फर्स्ट इंडियन एज अ सिविल सर्वेंट लगे, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद 1866 में इसकी एज को 21 कर दिया गया, ठीक है जी। उसके बाद भी 4 इंडियंस लगे। अब आप देख रहे हो इंडियंस यहाँ पर सिविल सर्वेंट लग रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स को टेंशन। अब ब्रिटिशर्स ने 1878 में एज लिमिट रख दी 19 ईयर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर एज लिमिट कम कर रही है ब्रिटिशर्स, या और मेनली इनका रीज़न क्या है कि इंडियंस को यहाँ पर रोकना है, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि अभी के लिए नहीं चाहते कि इंडियंस आए, लेकिन अल्टीमेटली इंडियंस को बाद में ये चाहते हैं कि इंडियंस सिविल सर्विस का पेपर दें और वो अपॉइंट हो, ठीक है। बट चलिए, ये 4 कमीशन हम लोगों को पढ़ने ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचिसन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचिसन कमीशन 1886 में आया था, ठीक है जी।
अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन से रीज़न ये थे कि इंडिया में पेपर हो सिविल सर्विस का, ठीक है, एंड साथ साथ यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन ज़्यादा हो, ठीक है, 19 ईयर बहुत कम है, ठीक है। अब एचिसन कमीशन ने भी देखा कि भाई एक्चुअली में क्या होना चाहिए, और इससे पहले एक लॉर्ड रिटन के समय में कुछ चेंजेस आया था। उन्होंने कहा था कि 1/6 पोस्ट जो है वो कॉम्बिनेटेड मतलब लोकल गवर्नमेंट को देनी चाहिए नॉमिनेट करने के लिए, उनको अपॉइंट करेंगे वाइसरॉय, ठीक है, और साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको माना नहीं गया था लॉर्ड लिटन की, ठीक है जी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एचिसन कमीशन को आप ध्यान से समझिए। तो एचिसन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम लंदन में हो, ठीक है जी, और साथ साथ यहाँ पर प्रोविंशियल और सब ऑर्डिनेट एग्ज़ाम इंडिया में हो, ठीक है जी, मतलब एक एग्ज़ाम लंदन में हो सिविल सर्विस एग्ज़ाम, और प्रोविंशियल और सब ऑर्डिनेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंडिया में हो, ठीक है। ये कहना किसका था? एचिसन कमेटी का। और 23 यहाँ पर एज रिकमेंड करेगी। अब ये रिकमेंडेशन है, मानी जाए या नहीं मानी जाए, ये ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट इज आर्लिंगटन कमीशन 1917। अब इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी? इन्होंने कहा कि हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी, और इंडिया और इंग्लैंड में साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम होने चाहिए, ठीक है जी, और 1/3 रिक्रूटमेंट इंडिया से होनी चाहिए। ये कहना था किनका? आर्लिंगटन कमीशन का। मेन से पॉइंट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आया ली कमीशन। ली कमीशन 1923। इनको 50-50 का कंसेप्ट समझ में आता था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हमें सोचना चाहिए कि इंडिया और इंग्लैंड में जो रिक्रूटमेंट हो रही है सिविल सर्विस के लिए वो 50-50 हो, और अगर हम इसको अच्छे से लागू करें तो आने वाले 15 सालों में 50-50 वाली रिक्रूटमेंट हो सकती है, ठीक है जी। और 1926 में इनकी रिकमेंडेशन से पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया गया था, ठीक है जी। मतलब इन्होंने कहा कि फटाफट इंडिया में भी पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करा जाए, तो 1926 में इन्हीं की ही बेसिकली रिकमेंडेशन से एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर बेसिकली जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करा गया और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करा गया। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसी को आज की डेट में आप यूपीएससी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये थे कुछ कमीशन ऑन सिविल सर्विस। ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाए हैं मैंने आपको, बट जितने करवाए हैं उतने आपने याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जाते जाते हम इल्बर्ट बिल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, ठीक है जी। और इल्बर्ट बिल पर कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी, क्या रीज़न था? इसको वाइट म्यूटिनी भी कहा जाता है। और इस समय जो वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन या लॉर्ड रिपन, ठीक है जी। और लॉर्ड रिपन का टेन्योर था 1880 से लेकर 1884, ठीक है जी। और लॉर्ड रिपन के समय में ये लॉ ऑफिसर होते थे इल्बर्ट, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफिसर थे लॉर्ड मैकिनले, मैंने अभी आपको बताया। अब इन्होंने बिल में ये बेसिकली डाला कि जो इंडियंस हैं, मतलब जो इंडियन जज हैं, वो भी बेसिकली जो हमारे इंडिया में यूरोपियन रह रहे हैं उनके केस हैंडल कर सकते हैं। मतलब इंडियन जज जो इंडिया में यूरोपियन रह रहे हैं उनके केस हैंडल कर सकते हैं। इस बिल में बेसिकली यही था, ठीक है जी। मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक तरह से जुरिस्डिक्शन से रिमूव करा गया था इस बिल में। कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सही था ये बिल। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लगा कि ये गलत है, और सबसे ज़्यादा हंगामा किया ब्रिटिशर्स की नारी शक्ति ने, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं वो बेसिकली उनके करैक्टर के ऊपर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जो बंगाल के लड़के हैं वो ऐसे करैक्टर के, मतलब उनका करैक्टर ऐसा है वैसा है, ऐसे ऐसे समझ लो सॉरी। और जो यहाँ पर प्लांटर्स थे, इंडिगो प्लांटर्स, उनको डर लगने लग गया कि अगर ऐसा होगा तो फिर तो मतलब हमारी शामत आ जाएगी। और जो ब्रिटेन में यूरोपियंस रह रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स रह रहे थे, उनकी ईगो हर्ट होगी कि अब हमारे पर, मतलब हमारे लोगों के ऊपर सज़ा सुनाएंगे एक इंडियन। तो यहाँ पर जो रेसिज्म था वो बहुत ही पीक लेवल पर था, हाई लेवल पर था, ठीक है। और इसी के चलते हुए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। और 1884 में फाइनली जो ये बिल था इसको डिल्यूट करा गया, ठीक है। मतलब अगेन इस बिल को थोड़ा सा चेंज करके लाया गया और इस बिल का नाम रखा गया
क्रिमिनल, वैसे मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कराया था, अगर आप मेरे डेली डोज के सेशन देखते हो तो डेफिनेटली आपने वहाँ पर देखा होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884, ठीक है जी। यहाँ कंडीशन क्या लगा देगी, अगर इंडिया का कोई इंडियन जज होगा, मतलब मान लो, और यहाँ पर ऐसा कोई ब्रिटिशर क्रिमिनल है, तो ये इंडियन यहाँ पर सज़ा नहीं दे सकता, ठीक है। अगर ब्रिटिशर कोई क्रिमिनल है तो यहाँ पर ज्यूरी सज़ा देगी, मतलब इंडिया का कोई भी इंडियन हो सकता है, मतलब ये ज्यूरी में मान लो कि 4 बंदे होंगे तो 50% यहाँ पर यूरोपियन होने ज़रूरी हैं, ठीक है। मान लो 3 बंदे हैं तो 2 यूरोपियन होने ज़रूरी हैं, अगर 2 इंडियन हो गए तो यहाँ पर 50% से कंडीशन अबव चली जाएगी, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो एल्बर्ट बिल कुछ नहीं था, बस सिंपल सा था कि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इंडियन को राइट्स मिले, और अगर इंडियंस को राइट मिल जाते तो वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सज़ा देते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर गलती करते तो डेफिनेटली देते, बट चलिए यहाँ पर जो भी कंडीशंस थी मैंने आपको बता दी, और जितने भी आज हमने कमीशन एक्ट डिस्कस करे हैं होपफुली आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी अगर आपका डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। थोड़े से हमने शॉर्टकट में डिस्कस करें, मैं मानता हूँ, क्योंकि रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, अगर डिटेल में डिस्कस करते तो ये अपने आप में 3 से 4 घंटे में डिस्कस होते हैं, ठीक है जी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।